नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में आरआरबी एनटीपीसी पीवाईक्यू सीरीज के अंदर जो है आज हम 45वां भाग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले जो है 44 भाग आ चुके हैं। आई होप आपने उन सारे भागों को देख लिया होगा। अगर आपने उन 44 भागों को जो है अगर नहीं देखा है तो डेफिनेटली जो है आपको सारे पार्ट्स जो है सीक्वेंस वाइज देखने चाहिए। और ये जो हमारी प्लेलिस्ट है टोटल 125 शिफ्ट तक जाएगी। सारी शिफ्ट जो है इसके अंदर हम डिस्कस कर लेंगे। आरआरबी एनटीपीसी 2019 में जब नोटिफिकेशन आया था उसके ये ऑफिशियल एग्जाम पेपर हैं। सारी पीडीएफ जो है आपको बिल्कुल फ्री में मिलने वाली है। कहाँ पर मिलने वाली है? हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। ठीक है, सारी पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम पर मिलेगी, तो टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर लेना। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा कोई भी अगर आपका डाउट, क्वेरी या सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए आज की जो वीडियो सेशन है हम उसको शुरुआत कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है, चोल शिलालेख में उल्लिखित गुरुकुल के अनुरक्षण हेतु प्रदान की गई भूमि को क्या कहा जाता था? तो सबसे पहले आप याद रखना, ये जो चोल साम्राज्य है ना, चोल साम्राज्य है, चोल साम्राज्य के जो शिलालेख होते थे उनको चोल शिलालेख बोलते थे। इनमें जो गुरुकुल होते थे ना, गुरुकुल ये मान सकते हैं आप, जो वर्तमान में हम जिनको स्कूल्स बोलते हैं उस समय जो है ये गुरुकुल होते थे। गुरुकुल के लिए जो है भूमि रिजर्व की गई थी। तो उस रिजर्व भूमि को जो है, गुरुकुल के लिए रिजर्व की गई भूमि को जो है क्या कहा जाता था, ये यहाँ पे पूछा गया है। तो क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था शाला भोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो चोल शिलालेख में उल्लेखित गुरुकुल के अनुरक्षण हेतु जो प्रदान की गई भूमि होती थी उसको जो है शाला भोग जो है बोला जाता था। उसके बाद जो है बात कर लेते हैं, इन चार ऑप्शन के बारे में भी बात कर लेते हैं। इनके बारे में क्या कहा जाता था? तो ये जो वेलन वगाई शब्द आपको दिख रहा है ये किससे रिलेटेड है? तो ये गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की जो है भूमि होती थी। ठीक है, गैर ब्राह्मण, मैं लिख देता हूं यहाँ पे गैर ब्राह्मण। ठीक है, गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। ठीक है, इस सब का जो है ये मतलब होता था। उसके बाद हम बात करें अगले नेक्स्ट शब्द की बात करें ब्रह्मदेह की। तो ब्रह्मदेह शब्द जो है ये किससे रिलेटेड होता था? ब्राह्मणों को जो भूमि उपहार में दी जाती थी ना उसको ब्रह्मदेह बोला जाता था। क्या बोला जाता था? ब्रह्मदेह। और किसको बोला जाता था? ब्राह्मणों को। ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। ठीक है, ब्राह्मणों को जो है उपहार में दी गई भूमि क्या कहलाती थी? ब्रह्मदेह जो है कहलाती थी। शाला भोग आपको पता ही चल गया, किसी विद्यालय के रखरखाव की जो भूमि होती थी या फिर गुरुकुल के अनुरक्षण हेतु जो है प्रदान की गई भूमि को जो है शाला भोग बोला जाता था। उसके बाद पल्ली चंदम को जो है शब्द यहाँ पे लिखा गया है, पल्ली चंदम। तो ये किससे रिलेटेड था? जैन संस्थानों को दी गई भूमि। किसको? जैन संस्थान। महावीर स्वामी आपको पता है ना, महावीर स्वामी के द्वारा जो है जैन धर्म की स्थापना की गई थी। और ये जो है 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी जो थे 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म की स्थापना जो थी ये किसने की थी? ऋषभ देव ने की थी, जिनको आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, जैन संस्थान, जैन संस्थान यानी कि जैन स्कूल मान सकते हैं आप, जैन गुरुकुल मान सकते हैं। ठीक है, जैन संस्थान, जैन संस्थान को दान दी गई भूमि। ठीक है, तो जैन संस्थान होते थे ना, जो जैन स्कूल होते थे उनको जो भूमि दान दी जाती थी उसको क्या कहता था, क्या कहा जाता था? तो उसको पल्ली चंदम जो है बोला जाता था। तो इन चारों वर्डों का जो मतलब है आप अच्छे से याद रखेंगे, किसी को भी जो है किसी टाइप से पूछा जा सकता है। तो ठीक है, चोल शिलालेख में उल्लेखित गुरुकुल के अनुरक्षण हेतु प्रदान की गई भूमि को क्या कहा जाता था? शाला भोग जो है बोला जाता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहा गया है? तो इसके अंदर ये भी मैं बता देता हूँ, चोल साम्राज्य के बारे में भी बता देता हूँ थोड़ा सा। चोल साम्राज्य की यहाँ पे बात हुई है, तो चोल साम्राज्य की जो स्थापना है किसने की थी? चोल साम्राज्य की स्थापना की थी विजयालय ने।
ठीक है। विजयालय ने जो है इसकी स्थापना की थी, कब की थी? 850 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना की थी। ठीक है, 850 ईस्वी में जो है चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी। और चोल साम्राज्य में जो राजाओं के मतलब जो शासन अवधि थी, किन कौन कौन सा राजा आया था? तो सबसे पहले विजयालय आया था, उसके बाद आदित्य प्रथम आया था, उसके बाद राजराज प्रथम आया था, उसके बाद राजेंद्र चोल आया था, राजेंद्र चोल प्रथम आया था, और उसके बाद जो है कुलोतुंग प्रथम आया था। तो इस हिसाब से जो है चोल राजाओं का जो है शासनकाल रहा है। ठीक है, और स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन की जो है मुख्य विशेषता होती थी। जो स्थानीय स्वशासन होता था ना, यानी कि लोकल गवर्नमेंट, जो पंचायती राज होता है, जो हमारा जो स्थानीय स्वशासन है उसका जनक किसको माना जाता है? लॉर्ड रिपन को माना जाता है। तो ये उस समय जो चोल साम्राज्य था उसमें जो है स्थानीय स्वशासन जो होता था, उसके स्थानीय स्वशासन जो होता था चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता होती थी। और चोल साम्राज्य में भूमि कर का जो उपज होता था ना, वो 1/3 भाग होता था। सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था चोल साम्राज्य के अंदर? तो सोने के जो सिक्के होते थे उनको कलंजू जो है बोला जाता था। क्या बोला जाता था? कलंजू। ठीक है, कलंजू बोला जाता है। किसको बोला जाता था? सोने के सिक्कों को बोला जाता था। ठीक है, सोने के सिक्कों को। तो इतनी जानकारी जो है आप ये चोल साम्राज्य के बारे में याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट जानकारी है, ये याद रखेंगे। चोल साम्राज्य की जो स्थापना है विजयालय ने की थी, 850 ईस्वी के आसपास की थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है भारत में उपग्रह आधारित इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT, इसको लिखेंगे, नेटवर्क परिनियोजित करने के लिए भारत सरकार के स्वामित्व वाले दूरसंचार प्रदाता के संबंध में इनमें से कौन सा कथन जो है गलत है? तो कौन सा कथन गलत हो जाएगा? तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले जो है 10 मार्च 2021 को शुरू किया गया था, यही जो कथन है इसका गलत हो जाएगा। और जो इसकी शुरुआत थी कब हुई थी, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। अदरवाइज जो है आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगा इसकी जो शुरुआत है कब हुई थी। ठीक है, स्काइलो को BSNL के साथ साझेदारी में है, बिल्कुल करेक्ट है। अंतरिक्ष से लाखों सेंसरों और मशीनों को कनेक्ट करेगा, बिल्कुल सही है। दुनिया का पहला उपग्रह आधारित नैरोबैंड IoT यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स नेटवर्क है, ये भी करेक्ट है। तो ठीक है, पहला ऑप्शन जो है इसका इनकरेक्ट हो जाएगा, और इनकरेक्ट ही क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है जब किसी तार से होकर धारा प्रवाहित होती है तो प्रत्येक बार कंपास की सुई में विक्षेपण होता है। इस विक्षेपण पर सर्वप्रथम किसका ध्यान गया था? तो किसका ध्यान गया था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हैंस क्रिश्चियन ओस्ट्रेड का जो है इसके ऊपर ध्यान गया था। किसके ऊपर ध्यान गया था? जब कोई तार होती है ना, बिजली का जो तार होता है, उसके अंदर जब धारा प्रवाहित होती है, जो बिजली है, करंट है, वो पास होता है, तो प्रत्येक बार, हर बार जो है कंपास की जो सुई होती है ना, वो विक्षेपण होता है उसके अंदर। इस विक्षेपण पर सबसे पहले जो ध्यान गया था वो हैंस क्रिश्चियन ओस्ट्रेड का जो है गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है आधुनिक आंध्र प्रदेश के भाग वारंगल की रानी रुद्रमा देवी इनमें से किस वंश से संबंधित थी? तो रुद्रमा देवी जो थी किस वंश से संबंध रखती थी? काकतीय वंश से जो है ये संबंध रखती थी रानी रुद्रमा देवी। आइए इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। सबसे पहले बात करें काकतीय वंश की, तो काकतीय वंश की स्थापना किसने की थी? प्रोम प्रथम ने जो है इसकी स्थापना की थी। काकतीय वंश की जो है स्थापना किसने की थी? तो ये की थी प्रोल प्रथम ने। ठीक है, प्रोल प्रथम। ठीक है, प्रोल प्रथम ने जो है इसकी स्थापना की थी। और इस राजवंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? प्रसिद्ध शासक था गणपति। ठीक है, गणपति। ठीक है, गणपति जो है इसका फेमस जो है योद्धा था। और इनके बाद जो है इनकी जो पुत्री थी, किनकी पुत्री थी? गणपति की पुत्री थी। कौन थी गणपति की पुत्री? जो क्वेश्चन में पूछा गया ना, रुद्रमा देवी, यही इनकी जो है पुत्री थी, रुद्रमा देवी। ठीक है, ये इनकी पुत्री थी और इनके बाद जो है गद्दी पर यही बैठी थी। ठीक है, चालुक्य वंश के बारे में बात करें, ये इतनी जानकारी आपको जो है काकतीय वंश के बारे में याद रखनी है।
चालुक्य वंश की बारे में बात करें तो चालुक्य वंश की जो स्थापना किसने की थी, ये पुलकेशिन प्रथम ने की थी। ठीक है, पुलकेशिन पुलकेशिन प्रथम के द्वारा जो है चालुक्य वंश की स्थापना की थी। चोल वंश के बारे में आप सभी जानते हैं, चोल वंश की स्थापना किसने की थी, अभी ऊपर हम बात कर चुके हैं। 850 के आसपास जो है विजयालय ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, विजयालय के द्वारा जो है चोल वंश की स्थापना की गई थी। ये भी जो है आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण इनमें से क्या था। तो क्या था भाई, टीपू सुल्तान की पराजय, बिल्कुल नहीं था। वैसे टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी, आप सभी जानते हैं ना, कब हुई थी, 1799 में हुई थी। और 1799 में क्या हुआ था, आंगल मैसूर युद्ध हुआ था। और ये कौन सा था, तो ये चौथा मैसूर युद्ध था, ये भी आप याद रखेंगे। 4th नंबर का आंगल मैसूर युद्ध था, जो कब से कब तक चला था, 1798 से 1799 के बीच में चला था। और इसी युद्ध में जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अंग्रेजी सामानों का बहिष्कार, ये भी नहीं था। अमीरों का भूमि आवंटन, ये भी नहीं था। चर्बी वाले कारतूस, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो यही जो है मेन रीजन रहा था कि भाई 1857 का जो है विद्रोह हो गया था। आप सभी जानते हैं मंगल पांडे ने जो है इसका सबसे पहले विरोध किया था। ठीक है, मंगल पांडे के द्वारा जो है इसका विरोध किया गया था। और जो युद्ध था 1857 की क्रांति था, 10 मई 1857 को ये शुरू हुआ था। 10 मई 1857 को शुरू हुआ था। और इसके बारे में क्या याद रख सकते हैं, इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी बोला जाता है। ठीक है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, या फिर क्या बोला जाता है, सिपाही विद्रोह। ठीक है, सिपाही विद्रोह इसको बोला जाता है। और इसका जो है प्रतीक क्या था, 1857 के युद्ध का प्रतीक क्या था, रोटी और कमल था। ठीक है, रोटी और कमल। ठीक है, ये चीजें भी जो है आप याद रखेंगे 1857 के विद्रोह के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है, अमेरिकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वैश्विक नवाचार नीति केंद्र द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा था। तो 2021 का आप याद नहीं रखेंगे, जो भी लेटेस्ट आया होगा वो आप याद रखेंगे। 2024 वाला लेटेस्ट आया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इसको देख लेना। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक कौन सा है, 2024 है। ठीक है, कौन सा है, 2024। इतना पीछे वाला नहीं पूछेगा, इसीलिए जो है मैं इसके बारे में नहीं बता रहा। 2024 वाला जो है आप याद रखेंगे। 2024 में जो है रैंक क्या थी, तो भारत की जो रैंक थी वो कौन सी थी, 42वें स्थान पर है भारत। ठीक है, 42वें स्थान पर जो है भारत रहा है। ठीक है, 2021 में कौन से स्थान पर था, 2021 में ये स्थान पर था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 40वें स्थान पर था। दो स्थान जो है हमारे यहाँ पर गिरावट आ गई है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है, स्वच्छ विकास तंत्र कार्यक्रम का उपयोग डैश को कम करने के लिए किया जाता है। तो किसको कम करने के लिए किया जाता है, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए किया जाता है स्वच्छ विकास तंत्र कार्यक्रम। स्वच्छ विकास जो कार्यक्रम होता है ना, यानी कि स्वच्छ डेवलपमेंट तंत्र कार्यक्रम जो है, इसका उपयोग जो है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को जो है कम करने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया, निम्नलिखित में से किसने अपने सैनिकों के लिए सैन्य शहर सीरी का निर्माण करवाया था। तो सीरी शहर का जो निर्माण है ये किसने कराया था, यहाँ पे ये हाईलाइट मैंने कर दिया है, सीरी। तो सीरी शहर का जो निर्माण है ये किसके द्वारा किया गया था, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था 1303 के अंदर। ठीक है, 1303 में किया गया था। और इसकी स्थापना यानी कि जो ये खिलजी वंश था, इसकी स्थापना किसने की थी, जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी ने। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी ने जो है 1290 में इसकी स्थापना की थी। ठीक है, 1296 में इसकी मृत्यु हो गई थी।
और 1296 में ही जो है गद्दी संभालनी थी। किसने गद्दी संभाली थी? अलाउद्दीन खिलजी ने गद्दी संभालनी थी। और अलाउद्दीन खिलजी जो है ये जो जलालुद्दीन खिलजी है इसका दामाद और भतीजा होता था। अलाउद्दीन खिलजी ने ही जो है इसकी हत्या कर दी थी और 1296 से लेके जो है 1316 तक गद्दी पर रहा था अलाउद्दीन खिलजी। और राणा रतन सिंह के बारे में आप जानते ही होंगे। रानी पद्मावती को हासिल करने के लिए जो है इसने चित्तौड़गढ़ पर जो है धावा बोला था और जो है रानी पद्मावती को जो है ये हासिल नहीं कर पाए थे, क्योंकि जो है अंत में उन्होंने जोहर कर लिया था, यानी कि जो जितनी भी स्त्रियां थी वो सारी जो है आग के अंदर कूद गई थी। इनके ऊपर एक प्रसिद्ध जो है रचना भी लिखी गई है जिसका नाम है पद्मावत जो है लिखा गया है। और पद्मावत जो है किसने लिखा है? पद्मावत जो है किसने लिखा है? मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है। और कब लिखा है? 1540 में जो है मलिक मोहम्मद जायसी जी के द्वारा जो है पद्मावत को लिखा गया था। इतनी जानकारी आप जो है अलाउद्दीन खिलजी और वंश के बारे में याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आगे और क्या जा सकता है। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है गुलाम वंश की स्थापना की थी, ठीक है। गुलाम वंश की स्थापना, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। गुलाम वंश की स्थापना जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ये किसका गुलाम था? तो मोहम्मद गोरी का गुलाम था ये, ठीक है। मोहम्मद गोरी का गुलाम था ये। और गोरी की जो मृत्यु है उसके बाद जो है यही शासन संभालता है, गद्दी संभालता है और गुलाम वंश की जो है स्थापना कर देता है। 1206 से 1210 तक 4 साल महज ये जो है शासन करता है। और 1210 में जो है इसकी मृत्यु हो जाती है। कैसे होती है? चौगान खेलते समय जो है इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। चौगान खेलते समय जो है इसकी मृत्यु हो जाती है। और ये किसका गुलाम था? ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था। और इसका गुलाम कौन था? तो इल्तुतमिश इसका गुलाम था। इल्तुतमिश किसका गुलाम था? तो इल्तुतमिश जो है इसका कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। इसीलिए इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है? गुलामों का गुलाम, ठीक है। गुलामों का गुलाम बोला जाता है। ये चीजें भी जो है आप याद रखेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने की थी, ठीक है। तुगलक वंश की स्थापना, तुगलक वंश की स्थापना, ये सारी चीजें जो है आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है भाई निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? तो कंप्यूटर की एक प्रोग्रामिंग जो भाषा नहीं है वो हमें बताना है। तो यूनिक्स क्या है? यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, मतलब ये तो नहीं है भाई, ठीक है, ये नहीं हो जाएगा। उसके बाद नॉर्टन की बात करें तो नॉर्टन क्या है? ये एक एंटीवायरस है, ठीक है, एंटीवायरस। बोस क्या है? बोस एक जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ये किसने बनाया है? तो इसको जो है इंडिया ने बनाया है। आप एक काम करेंगे, कमेंट सेक्शन में क्या बताएंगे? बोस का फुल फॉर्म बताएंगे, ठीक है। बोस का फुल फॉर्म बताएंगे, ठीक है। तो राइट आंसर क्या आ गया? राइट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। तो कंप्यूटरिंग जो प्रोग्रामिंग भाषा है वो हो जाएगी स्क्रैच, जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है भेड़ की त्वचा की एक पतली परत के साथ ऊन आएगा, यहाँ पे ऊन, ठीक है। ऊन निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो भेड़ की जो त्वचा होती है पतली परत के साथ उसके जो ऊन निकाली जाती है उस प्रक्रिया को जो है क्या कहा जाता है? उसको कर्तन बोला जाता है, ठीक है। भेड़ की त्वचा से जो ऊन निकाली जाती है ना उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उसको कर्तन जो है बोला जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया प्रोफेसर शरद पगारे को इनमें से किस उपन्यास के लिए प्रतिष्ठित व्यास सम्मान 2020 से जो है सम्मानित किया गया था? इसको आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि जो व्यास सम्मान है ना वो 2025 वाला आ चुका है, ठीक है। उसका मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा इस सैटरडे को, ठीक है। व्यास सम्मान 2025 आ चुका है। व्यास सम्मान से जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारी होनी चाहिए क्वेश्चन में आपसे पूछी जा सकती है वो सारा उस वीडियो के अंदर हम देख लेंगे। और वीडियो कब आएगा? सैटरडे को आएगा शाम को 4 बजे, ठीक है।
शाम को 4 बजे आएगा। और ये किस प्लेलिस्ट के अंदर आएगा, तो हमारी जो है आरआरबी एनटीपीसी स्टैटिक जीके करंट अफेयर के अंदर जो है ये वीडियो आ जाएगा। सैटरडे को जो है शाम को 4 बजे आएगा व्यास सम्मान 2025 वाला। तो इस वीडियो को आप जरूर देख लेना। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये जो प्रोफेसर शरद पागरे थे, इनको जो है प्रतिष्ठित व्यास सम्मान से जो है सम्मानित किया गया था 2020 के अंदर। और किस कृति के लिए, किस उपन्यास के लिए जो है इनको ये सम्मान मिला था, तो पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए जो है इनको ये सम्मान जो है मिला था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है। सभी जानते हैं तिब्बत का पठार है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो तिब्बत का पठार है, जिसे किंग हाई तिब्बत पठार भी कहा जाता है, इसका एक और अन्य नाम है, क्या कहा जाता है, किंग हाई। ठीक है, किंग हाई जो है नाम से इसको जाना जाता है। और ये मध्य एशिया में अवस्थित है। ठीक है, मध्य एशिया यानी कि मध्य एशिया, मध्य एशिया यानी कि सेंट्रल एशिया के अंदर जो है, सेंट्रल एशिया में जो है ये एक अवस्थित विशाल और ऊंचा पठार है। इसके अलावा जो है एक और आप याद रखेंगे, एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है, लद्दाख भारत में छोटा तिब्बत के नाम से जाना जाता है। छोटा तिब्बत के नाम से किसे जाना जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा जा सकता है, छोटा तिब्बत। ठीक है, छोटा तिब्बत के नाम से जो है किसे जाना जाता है, तो लद्दाख। ठीक है, लद्दाख को जो है छोटा तिब्बत के नाम से जाना जाता है। और लद्दाख को छोटे तिब्बत के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि इस क्षेत्र में तिब्बती संस्कृति प्रमुख है। लद्दाख के अंदर जो लोग रहते हैं ना, उन लोगों की जो संस्कृति है वो तिब्बती है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तिब्बती संस्कृति के कारण जो है लद्दाख को छोटा तिब्बत भी जो है बोला जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया गर्म करने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन डैश का एक उदाहरण है। तो किसका एक उदाहरण है, तो ये उदाहरण हो जाएगा तापीय अपघटन अभिक्रिया का जो है ये एक उदाहरण हो जाएगा। गर्म करने पर जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इसका कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो है किसमें अपघटन का एक उदाहरण है, तो तापीय अपघटन अभिक्रिया का जो है एक उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया मार्च 2021 में इनमें से किस देश ने भारत की चावल निर्यात क्षमता को महत्वपूर्ण प्रोत्साहन देने के लिए असम के लाल चावल की पहली खेप प्राप्त की थी। ये खेत आएगा, खेप, खेत नहीं आएगा, खेप आएगा, खेप। ठीक है, खेप आएगा, कब प्राप्त की थी, तो ये क्वेश्चन जो है उस समय का करंट अफेयर का काफ़ी हाईलाइट हुआ था। इसीलिए जो है ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो करंट अफेयर के आते हैं इस बार भी पूछे जाएंगे। अपना 1 से 2 साल का करंट अफेयर जो है आप बहुत अच्छा अपना कर लीजिएगा, क्योंकि 8 से 12 क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाते हैं। पिछली बार जब ये एग्जाम हुआ था 19-20 के अंदर, तो ये 8 से 12 करंट अफेयर के जो है क्वेश्चन पूछे गए थे। तो 8 से 12 क्वेश्चन जो है काफ़ी बड़ा जो है मार्जिन हो जाता है। ठीक है, तो अपना 1 से 2 साल का करंट अफेयर बहुत अच्छा सा कर लेना। ठीक है, तो ये मार्च 2021 में इसकी पहली खेप भेजी गई थी। लाल चावल था, कहाँ का लाल चावल था, असम का लाल चावल था। और भारत की चावल निर्यात क्षमता को महत्वपूर्ण प्रोत्साहन देने के लिए असम के लाल चावल की जो पहली खेप है ये भेजी गई थी। कहाँ पर भेजी गई थी, तो ये भेजी गई थी अमेरिका में। ठीक है, ये सारी चीज़ें याद रखना, दोबारा से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, क्योंकि ये जो फर्स्ट होते हैं ना, पहली लेडी कौन बनी, पहला ये बना, पहली जो भी चीज़ होती है ना भाई, वो हमेशा जो है इंपॉर्टेंट होती है, इसीलिए दोबारा से भी पूछी जा सकती है। तो असम के लाल चावल की जो पहली खेप थी ना, वो अमेरिका को भेजी गई थी। कब भेजी गई थी, मार्च 2021 में जो है ये भेजी गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15 पर। थोड़ा सा फास्टली चलते हैं, अभी क्वेश्चन जो है काफ़ी बचे हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। 15 में क्या कहा गया, भारत के इनमें से किस राज्य को कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान राज्य द्वारा की गई पहलुओं के लिए डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 प्रदान किया गया था। काफ़ी पुराना करंट अफेयर, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। तो ये डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 का जो है किस राज्य को दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी बिहार को जो है ये
दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। 16 में क्या कहा गया है, तिल चिट्टों में श्वसन किसके माध्यम से होता है। तो तिल चिट्टों में जो श्वसन होता है वो रंध्रों के द्वारा होता है, यानी कि श्वास रंध्रों के द्वारा जो है इनका श्वसन क्रिया जो है काम करती है। 16 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये जो ये तिल चिट्टे होते हैं इनमें जो श्वसन होता है, मतलब जो ये सांस लेते हैं, किसके वजह से सांस लेते हैं, श्वास रंध्रों, मतलब इनके जो है छेद होते हैं, वहां से जो है ये सांस लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं। 17 में क्या कहा गया है, 17 में कहा गया भाई भारतीय संविधान के इनमें से किस संशोधन के तहत बोडो, यहाँ पे कोमा लगाने ना, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को आधिकारिक भाषाओं का दर्जा प्रदान करने के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधन किया गया था। सबसे पहले आप याद रखेंगे 8वीं अनुसूची के अंदर कितनी भाषाएं अवस्थित हैं। 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। ठीक है, ये याद रखेंगे कि भारतीय संविधान, और ये अनुच्छेद भी याद रखेंगे, अनुच्छेद 343। ठीक है, अनुच्छेद 343 जो है हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित करता है, और 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं को जो है मान्यता दी गई है। ये चीजें भी जो है आप याद रखेंगे। और टोटल अनुच्छेद की बात करूं तो 343 से जो है 351 तक जो है ये अनुच्छेद दिए गए हैं राजकीय जो है हमारी भाषाओं के बारे में। अब जो मैं चीजें बताने जा रहा हूं ना, उनको आराम से जो है आराम से बैठ के सुनिएगा आप, क्योंकि लिखने में जो है ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। सबसे पहले आप याद रखेंगे जो सिंधी भाषा है ना, सिंधी भाषा, सिंधी भाषा को जो है 21वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है 1967 में द्वारा जो है 8वीं अनुसूची में जो है जोड़ा गया था। ठीक है, ये याद रखना, ये पूछा जाता है जोड़ा गया। ठीक है, मैं इतना लिखता हूँ, बोल रहा हूँ ना, ये आराम से सुन लेना। बाकी मैं इतना लिखूंगा, सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया, 21वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है 1967 में जो है इसको जोड़ा गया था। उसके बाद जो है 1992 में संशोधन हुआ था। कौन सा हुआ था, 21वां संशोधन हुआ था। ठीक है, 21वां नहीं, 71वां, सॉरी 71वां। तो 1992 के जो 71वां संविधान संशोधन था, इसमें कौन कौन सी जो है लैंग्वेजों को जोड़ा गया था। एक तो थी कोंकणी, कोंकणी, और कौन सी थी, मणिपुरी थी, मणिपुरी थी, और कौन सी थी, नेपाली थी। तो इन 3 लैंग्वेजों को जो है जोड़ा गया था। ठीक है, इन तीनों को जोड़ा गया। ठीक है, 1992 में जो है 71वां संविधान संशोधन हुआ था, जिनके द्वारा जो है कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जो है जोड़ा गया था। ठीक है, इसके बाद कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, 92वां संविधान संशोधन हुआ था, 92वां। ठीक है, 92वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था, 2003 में हुआ था। इसमें कौन कौन सी जो है लैंग्वेजों को जोड़ा गया था, बोडो, डोंगरी, मैथिली, बोडो, डोंगरी और मैथिली। ठीक है, इन 3 लैंग्वेजों को जो है इसके द्वारा जोड़ा गया था। जितनी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इस राजभाषा को लेकर वो सारे मैंने यहाँ पे लिख दिए गए हैं, इनसे बाहर नहीं आएगा। इनको जो है अच्छे से आप रट लेना, याद कर लेना। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो है इसका, माफ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर जो 17 है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 92वां संशोधन अधिनियम के तहत जो है ये बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को जो है जोड़ा गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18 पर। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा गया है, तो आइए देख लेते हैं। बाज की चाल लगभग कितनी होती है। तो बाज की चाल कितनी होती है भाई, देख लो बाज कितनी तेजी से उड़ता है। तो ये 320 जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। डी है ना, ठीक है 18, हाँ ठीक है डी आ जाएगा। तो ये 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है। कौन उड़ता है, बाज। अब देख लो बाज की कितनी तेज रफ्तार होती है भाई, 320 किलोमीटर। तो कई बाइक्स की जो है स्पीड नहीं होती, 100 किलोमीटर पर आवर स्पीड होती है कई बाइक्स की। तो देख लो बाइक से भी तेज उड़ सकता है बाज। ठीक है ना, इसीलिए बाज बनो भाई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बहती है, मतलब कि गिरती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन सी नदी गिरती है, सिमसोंग, सोमेश्वरी, कल्पोंग या फिर उमखरा।
तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये जो कलपोंग नदी है ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बहती है। कलपोंग नदी जो है भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी अंडमान द्वीप में बहती है, जो सैंडल पीक से निकलकर डिगलीपुर के पास जो है एरियल बे क्रीक में जो है मिलती है। ठीक है, ये जानकारी भी आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20 पर। 20 में क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर इनपुट डिवाइस नहीं है। तो नहीं है पूछा गया है भाई। लाइट पेन तो इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक भी इनपुट डिवाइस है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन यानी कि OICR की यहाँ पे बात हो रही है, ऑप्टिकल मार्क OMR की बात हो रही है। ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, तो ये भी एक इनपुट डिवाइस हो जाएगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लॉटर जो है ये एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया भारतीय संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो मौलिक कर्तव्य जो है कौन सा नहीं हो जाएगा, सद्भाव और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना, ये तो है। संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, ये भी सही है। वैज्ञानिक स्वभाव विकसित करना, ये भी सही है। मानवों के अवैध क्रय विक्रय और बलात् श्रम का निषेध करना, ये नहीं होएगा भाई। ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो मौलिक कर्तव्य जो नहीं है वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। मौलिक कर्तव्यों के बारे में मैं आपको बता देता हूं, 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने जो है मौलिक कर्तव्यों के बारे में सिफारिश की थी। यानी कि 1976 में किसने इसकी जो है सिफारिश की थी, मौलिक कर्तव्यों को लागू करने की, स्वर्ण सिंह समिति जो थी 1976 की, उन्होंने जो है सिफारिश की थी। उसके बाद 1976 में 42वां संविधान संशोधन, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, इसके द्वारा जो है भाग 4A जोड़ा गया था और अनुच्छेद 51A में इसको शामिल किया गया था। ठीक है, अनुच्छेद 51A, और अनुच्छेद 36 से 51 किसके हैं, तो ये हमारे DPSP हैं। DPSP यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है, जिनको इंग्लिश में DPSP बोला जाता है, ये 36 से 51 के बीच में। और जो मौलिक कर्तव्य है हमने ये किस देश से ग्रहण किए हैं, तो ये हमने जो ग्रहण किए हैं ये हमने USSR से जो है ग्रहण किए। USSR वर्तमान में जो रूस है ना, ये जो है पूर्व में USSR होता था, और जो मौलिक कर्तव्य है वो हमने USSR से जो है ग्रहण किए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और वर्तमान में ये आप याद रखना, कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो कुल जो है 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहा गया, पुटिकाओं में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी है। तो कौन सा कोशिकांग जो है ये उत्तरदायी हो जाएगा, तो गोल्जी अपट्स जो है ये उत्तरदायी होता है। पुटिकाओं में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए जो है कौन सा कोशिकांग जो है उत्तरदायी होता है, तो गोल्जी अपट्स जो है ये कोशिकांग जो है उत्तरदायी होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य को भारतीय संविधान के भाग कौन सा हो जाएगा 21वां, जिसमें अनुच्छेद 371 शामिल है, जिसमें कुछ राज्यों को अस्थायी परावर्ती और विशिष्ट स्थिति प्रदान करने संबंधी प्रावधान किए गए हैं, के तहत विशेष दर्जा प्राप्त नहीं किया गया। तो कौन सा जो है इन चारों राज्यों में से जो है कौन सा राज्य ऐसा है जिनको विशिष्ट स्थायी दर्जा जो है नहीं दिया गया था 371 अनुच्छेद के तहत। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, महाराष्ट्र को दिया गया था, आंध्र प्रदेश को दिया गया था, कर्नाटक को दिया गया था, हिमाचल प्रदेश को नहीं दिया गया था विशिष्ट दर्जा। तो ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 से 371J, ये अनुच्छेद याद रखना आप, अनुच्छेद 371 से 371J तक। ठीक है, ये अनुच्छेद हैं और इनके अंदर जो है 12 राज्यों को जो है विशिष्ट दर्जा दिया गया था। ये आप याद रखना, 12 राज्यों को जो है विशेष प्रावधान दिए गए थे। और 12 राज्य कौन कौन से थे, महाराष्ट्र था एक, तो यही था महाराष्ट्र था, आंध्र प्रदेश था, कर्नाटक था, गुजरात था, नागालैंड था, असम था, मणिपुर था, आंध्र प्रदेश था, तेलंगाना था, सिक्किम था, मिजोरम था, अरुणाचल प्रदेश था, और था, और कौन सा था, एक आधा और रह गया होगा भाई। ठीक है, तो ये सारे जो है इन विशेष राज्य, विशेष दर्जा जो है इन राज्यों को दिया गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर।
क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2020 के गांधी शांति पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया था। तो किसे जो है शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शेख मुजीबुर रहमान को जो है 2020 के गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये लेटेस्ट आया, जो भी आया हुआ 23-24 वाला, उसको एक बार आप देख लेना, इतना पीछे वाला जो है आपसे नहीं पूछेगा। 25 वाला देखें तो जनजातीय कार्य मंत्रालय ने डैश से संबंधित डाटा एकत्र करने के लिए श्रम शक्ति पोर्टल का शुभारंभ किया। तो किसको श्रम शक्ति का पोर्टल जो है, किन लोगों को, कौन से लोगों की जनजातियों को जो है डाटा एकत्र करने के लिए जो श्रम शक्ति पोर्टल का शुभारंभ किया था। तो ये आदिवासी प्रवासी श्रमिकों को जो है डाटा एकत्र करने के लिए जो है, इकट्ठा करने के लिए श्रम शक्ति पोर्टल का जो है शुभारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहा गया है, जनवरी 2020 में प्रधानमंत्री द्वारा इनमें से कौन सी औपनिवेशिक संरचना कोलकाता को पुणे समर्पित की गई, जिसमें 1937 तक भारतीय रिजर्व बैंक संचालित था। तो ये देख लेते हैं, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सी नहीं होएगा, डी होएगा भाई, ये मुद्रा भवन आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जनवरी 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है जो मुद्रा भवन था, औपनिवेशिक संरचना कोलकाता को पुणे समर्पित की गई, जिसे 1937 तक भारतीय रिजर्व बैंक इसके अंदर जो है 1937 तक इसके अंदर संचालित था। क्या था, रिजर्व बैंक। आपको मैं बता देता हूँ, आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, 1935 में हुई थी। अधिनियम कौन सा था, अधिनियम था 1934 वाला अधिनियम। ठीक है, अधिनियम था 1934 वाला। और जब इसकी स्थापना की गई थी तो कहां पर स्थापना की गई थी, कोलकाता में जो है इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद जो है इसको मुंबई ट्रांसफर कर दिया जाता है। मुंबई ट्रांसफर इसको कब किया गया, तो मुंबई ट्रांसफर जो है इसको 1937 में किया गया था। ये चीजें जो है आप याद रखेंगे आरबीआई से रिलेटेड। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला गया 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें सीधे भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं, जिसके कारण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। इसे क्या कहा जाता है, इसको विषुव बोला जाता है, विषुव। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का। ठीक है, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को आप सभी जानते हैं सूर्य की किरणें जो है सीधे भूमध्य रेखा पर पड़ती है, जिसके कारण पृथ्वी पर जो दिन और रात हैं वो बराबर हो जाते हैं, और इस घटना को जो है विषुव के नाम से जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कहा गया है, 2020 में संपत्ति कार्डों के भौतिक वितरण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इनमें से किस योजना का शुभारंभ किया गया, जिनका उपयोग ऋण एवं अन्य लाभ प्राप्त करने के लिए जो है किया जाएगा। तो कौन सी जो है स्कीम लॉन्च की गई थी 2020 में, और जो जिनका मेन रीजन था संपत्ति कार्डों के भौतिक वितरण के लिए जो है ये स्कीम लाई गई थी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामित्व जो योजना है इसको लाया गया था 2020 में। संपत्ति कार्डों के भौतिक वितरण के लिए जो है प्रधानमंत्री द्वारा जो है स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया गया था, और इसका उपयोग क्या था, ऋण एवं अन्य लाभ प्राप्त करने के लिए जो है इसको यूज किया गया था। ठीक है, उसके बाद आत्मनिर्भर भारत योजना की बात करूं तो कब आया था, 2020 के अंदर आई थी। ठीक है, स्वामित्व योजना का आपको पता चल गया 2020 के अंदर आई थी। गरीब कल्याण रोजगार अभियान की बात करूं तो कब आई थी, 2020 के अंदर आई थी। और उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना की बात करूं तो ये भी 2020 के अंदर आई थी। सारी जो जितनी भी योजनाएं हैं ये 4 की 4 2020 के अंदर आई थी। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करूं, 29 में क्या कहा गया, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हमारी दुनिया को बदलने के लिए सतत विकास लक्षण से संबंधित नहीं है। तो सतत विकास लक्षण से संबंधित नहीं है तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, मृत्यु दर में कमी। ये जो ऑप्शन है ये हमारी दुनिया को जो बदलने के लिए सतत विकास का लक्षण नहीं है। बाकी दुनिया को बदलने के लिए सतत विकास का लक्षण कौन कौन सा हो जाएगा, स्वच्छ जल एवं स्वच्छता, उत्तम स्वास्थ्य एवं कल्याण और गरीबी से मुक्ति राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर यूटिलिटी प्रोग्राम है। तो कंप्यूटर यूटिलिटी जो प्रोग्राम है वो हो जाएगा डिस्क डीफ्रेगमेंटर हो जाएगा। ठीक है,
डिस्क डीफ्रेगमेंटर जो है कंप्यूटर यूटिलिटी प्रोग्राम हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्वेश्चन नंबर 31 में बोला गया है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि यहाँ पे इसरो की बात हुई है, ठीक है, इसरो द्वारा आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से कृत्रिम उपग्रह को ले जाने वाले ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV-C51 का प्रक्षेपण किया गया। इनमें से निम्न में से किस देश के कृत्रिम उपग्रह शामिल नहीं थे? तो किस देश के जो उपग्रह थे वो शामिल नहीं थे? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रूस जो देश है इसके जो उपग्रह हैं वो शामिल नहीं थे। बाकी ब्राजील, अमेरिका, भारत, इन देशों के जो है उपग्रह इसके अंदर शामिल थे। अब इसरो की बात हुई है तो इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर की बात करूं तो नई दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, ठीक है। और इसकी स्थापना किसने की थी? विक्रम साराभाई ने इसकी स्थापना की थी, विक्रम साराभाई। और विक्रम साराभाई को क्या कहा जाता है? भारत का अंतरिक्ष का जनक। ये चीज भी जो है आप याद रखें। कुछ और इंस्टीट्यूशन मैं बता देता हूं जो आपको याद रखनी चाहिए, जैसे कि DRDO। DRDO की स्थापना कब हुई थी? 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद आप क्या याद रखेंगे? बार्क। बार्क की स्थापना कब हुई थी? 1954 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। और क्या रह गया? और रह गया CSIR। CSIR की जो स्थापना है ये कब हुई थी? 1942 में हुई थी, ठीक है। ये जो एस्टेब्लिशमेंट ईयर है ये भी जो है आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोला गया है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जो है 10,000 रन बनाने वाली भारत की पहली और विश्व की दूसरी महिला कौन है? तो ये हो जाएंगी मिताली राज। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान जो हमारी महिलाओं की क्रिकेट की टीम है उनकी कप्तान कौन है? हरमनप्रीत कौन है, ठीक है। हरमनप्रीत कप्तान जो है ये भारत की जो है वुमेन क्रिकेट टीम की कप्तान हो जाएंगी, ठीक है। चलते हैं अब ये क्रिकेट की बात आई है तो आप याद रखना ICC और BCCI। ICC की स्थापना कब हुई थी? 1909 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी और 1928 में जो है BCCI की स्थापना हुई थी। BCCI से याद आया IPL चला हुआ है, IPL की भी स्थापना कब हुई थी? 2008 में IPL की स्थापना हुई थी। तीनों जो है आप याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। क्वेश्चन नंबर 33 में बोला गया स्टॉकहोम घोषणा में शामिल इनमें से कौन सा कथन पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन से संबंधित है? तो संबंधित है से कौन सा हो जाएगा? तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का सृजन। तो ये जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का सृजन है ये कब हुआ गया था? तो स्टॉकहोम घोषणा में, स्टॉकहोम घोषणा कब हुई थी? ये हुई थी 5 जून 1972 को। ये आप याद रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की जो शुरुआत है कब हुई थी? 5 जून 1972 को, 5 जून 1972 को ये स्टॉकहोम जो है सम्मेलन हुआ था। स्टॉकहोम सम्मेलन में ही जो है 5 जून 1972 को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की जो है शुरुआत हुई थी। और प्रति वर्ष जो है 5 जून को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? 5 जून को हम प्रति वर्ष कौन सा दिवस मनाते हैं? तो पर्यावरण दिवस मनाते हैं, ठीक है। पर्यावरण दिवस जो है हम इनको बनाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 34 पर। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या बोला गया? जलियांवाला बाग नरसार की घटना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो सभी जानते हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है उस समय वायसराय था। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और जो ये घटना थी कब हुई थी? 13 अप्रैल कब हुई थी? ये 13 अप्रैल 1900 जो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड था। हाँ चलिए ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड पे आ जाते हैं। सबसे पहले आप क्या याद रखेंगे? लॉर्ड जो यहाँ पे जो ये गवर्नर जनरल दिए गए हैं इनके कार्यकाल तो आप याद रखेंगे। साथ में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में आप याद रखेंगे। जलियांवाला बाग जब हत्याकांड हुआ था
तो इसके विरोध में जो है महात्मा गांधी ने केसरे हिंद की उपाधि को लौटा दिया था, और जो रविंद्रनाथ टैगोर थे इन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि को जो है लौटा दिया गया था। ठीक है, और ये लॉर्ड इरविन का जो कार्यकाल कब से कब तक रहा था, तो लॉर्ड इरविन की बात करूं तो 1926 से 1931 तक रहा था इनका कार्यकाल। ठीक है, 1926 से 1931 तक। ठीक है, ठीक है। तो ये 1926 से 1931 तक लॉर्ड इरविन रहे थे। उसके बाद जो हम आगे बात करें लॉर्ड वेवेल की, तो लॉर्ड वेवेल कब से कब तक गवर्नर जनरल रहे थे, 1939 से, माफ़ कीजिएगा, 1943 से 1947, जब ये भारत आज़ाद हो गया था तब तक। ठीक है, 1947 तक रहा था। मिंटो को सभी जानते हैं, मिंटो कब तक रहा था, 5 से लेके 10 तक रहा था, यानी कि 1905 से 1910 तक ये रहा था। और लॉर्ड चैम्सफोर्ड की बात हो ही गई है, लॉर्ड चैम्सफोर्ड कब से कब तक रहा था, 1916 से 1921 तक रहा था। ठीक है, 1916 से 1921 तक रहा था। उसके बाद 13 अप्रैल 1919 को ये घटना हुई थी, और जो है जो माइकल ओडायर था उसने जो है गोलियां चलाने का आदेश दिए थे। वहाँ पे जो है भारत की नियति भीड़ थी, उन पर गोलियां चला दिया गया था, और जो है काफ़ी समय तक ये कोर्ट में केस भी चला था। लेकिन जो है ब्रिटिश कोर्ट्स थी उस समय की, आप सभी जानते हैं, तो शेर की उपाधि दी थी। बताइए, शेर की उपाधि दी थी माइकल ओडायर को, शेर की उपाधि। बाद में जो है हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, 1940 में हमने बदला ले लिया था उधम सिंह ने। ठीक है, उधम सिंह ने जो है इनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। कब कर दी थी, 1940 में। तो ये चीज़ें जो है आप याद रखेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड से रिलेटेड। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर, और ये मैंने बता दिया ना, महात्मा गांधी लिख देता हूँ, कोई नहीं, महात्मा गांधी, और यहाँ पे आप लिखना रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, महात्मा गांधी ने अपनी कौन सी उपाधि लौटा दी थी, तो केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी। ठीक है, केसर ए हिंद। और रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था, नाइटहुड। ठीक है, नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था। ये दोनों ही उपाधि इन दोनों को कब मिली थी, 1915 में मिली थी। ठीक है, ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 35 पर। तो क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं और अरब सागर में मिलती हैं। तो कौन सी नदियां हैं जो पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं और अरब सागर में जाकर गिरती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये नर्मदा और जो है ताप्ती नदियां हैं जो कि पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं और अरब सागर में जाकर मिल जाती हैं। ठीक है, और इन नदियों के बारे में जो है हम फिर कभी जो है चर्चा करेंगे। चलिए बता ही देता हूँ, कोई बात नहीं, अभी यहाँ पे टाइम तो हो गया है, बट चलिए कोई नहीं, जगह बची हुई है। तो यहाँ पे मैं एक एक करके जो है सारी नदियों का जो है उद्गम स्थान आपको बता देता हूँ, जिससे आपको जो है नदियों को याद करने में आसानी होगी। नदियाँ का जो उद्गम स्थान है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, गंडक नदी की बात करूँ तो गंडक नदी का उद्गम कहाँ से होता है, गंडक नदी। ठीक है, गंडक नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तिब्बत में धौलागिरी पर्वत है, तिब्बत में धौलागिरी पर्वत। और यहाँ पर कौन सा ग्लेशियर है, तो तिब्बत में धौलागिरी पर्वत के उत्तर में नुबीन हिमाल ग्लेशियर, नुबीन हिमाल, ठीक है, ग्लेशियर, यहाँ से इसका जो है गंडक नदी का उद्गम होता है। गंडक नदी के बाद हम बात करते हैं कोसी नदी की। कोसी नदी को क्या कहा जाता है, कोसी नदी को बिहार का शोक बोला जाता है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। कोसी नदी का उद्गम कहाँ होता है, नेपाल के हिमालय पर्वत से होता है। ठीक है, कोसी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो ये नेपाल के हिमालय से जो है इसका उद्गम होता है। उसके बाद हम बात करते हैं महानदी की।
महानदी का उद्गम कहाँ से होता है? छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से सिहावा पर्वत। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिला है और वहां पर सिहावा पर्वत है, सिहावा पर्वत। ठीक है, सिहावा पर्वत से जो है इसका महानदी का उद्गम होता है। इसके बाद हम बात करते हैं कृष्णा नदी की। तो कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? इसका जो उद्गम है महाराष्ट्र राज्य से होता है। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य से। महाराष्ट्र राज्य में कहाँ से होता है? पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर से। पश्चिमी घाट महाबलेश्वर, ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे, महाबलेश्वर से इसका उद्गम होता है। उसके बाद बात करें कृष्णा नदी से, बात आगे हम चलते हैं लूनी नदी के ऊपर। तो लूनी नदी का जो उद्गम है ये कहाँ से होता है? राजस्थान के अजमेर जिला है, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान के अजमेर जिले के पास अरावली पर्वतमाला की पुष्कर घाटी, अरावली तो अरावली पर्वतमाला की पुष्कर घाटी। पुष्कर घाटी में क्या है? तो पुष्कर घाटी में है नाग पहाड़, वहीं से ये निकलती है। ठीक है, नाग पहाड़ से जो है ये लूनी नदी निकलती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कावेरी नदी की। कावेरी नदी की बात करूं तो ये कहां से निकलती है? कर्नाटक राज्य से निकलती है। ठीक है, कर्नाटक राज्य में कहां से निकलती है? तो कुर्ग जिला है, कर्नाटक में कुर्ग जिला है, उसमें पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पर्वतमाला से, ब्रह्मगिरी पर्वतमाला। ठीक है, तो ये जो ब्रह्मगिरी की पर्वतमाला है ना, वहां पर ताल कावेरी से जो है इसका उद्गम होता है। चलते हैं नेक्स्ट पे, और कावेरी के बाद बात करेंगे हम किसकी बात करेंगे? नर्मदा नदी की। तो नर्मदा नदी जो है ये कहाँ से निकलती है? नर्मदा निकलती है एमपी से, यानी कि मध्य प्रदेश से निकलती है। ठीक है, तो ये जो नर्मदा नदी है ये हमारी मध्य प्रदेश से निकलती है। मध्य प्रदेश में जो है अनूपपुर जिला है, और यहाँ पर विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक में नर्मदा कुंड, अमरकंटक में नर्मदा कुंड, नर्मदा कुंड से जो है नर्मदा नदी का जो है उद्गम होता है। उसके बाद बात करें हम ताप्ती नदी की। ठीक है, ताप्ती नदी की बात करूँ तो इसका उद्गम जो है मध्य प्रदेश से होता है, बैतूल जिला है, वहां से निकलती है। मुल्ताई नामक स्थान से सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से निकलती है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से निकलती है। ठीक है, तो ये सारी नदियों का जो है मैंने लेखा जोखा यहाँ पे लिख दिया है भाई, देख लेना। जो जो इंपॉर्टेंट जानकारी थी मैंने लिख दी है, कौन सी नदी किस राज्य से निकलती है और किस पहाड़ से निकलती है, किस श्रेणी से निकलती है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ भाई इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए करिएगा, क्योंकि बहुत सारी मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने में। पहले इस वीडियो की PDF बनानी पड़ती है, फिर इसकी वीडियो बनानी पड़ती है, तो ये आसान काम नहीं है भाई, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो मेरे लिए आप सिर्फ इतना तो कर ही सकते हैं, लाइक और शेयर दबा के कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो तक ये वीडियो जो है बच्चों तक पहुंचनी चाहिए। कोई भी आपका डाउट है, क्वेरी है, सजेशन है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। इसके साथ ही जो है इसकी PDF जो है आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगी। कहाँ पर मिलेगी? हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो है आपको PDF बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी, जहाँ से जो है आप खुद से भी जो है अटेम्प्ट करके पता कर सकते हैं कि आपकी कितनी तैयारी यहाँ पर हो चुकी है। इसके अलावा जो है आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा, ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।